अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हैथवे केबल ने अपने पॉपुलर पैक से एनडीटीवी इंडिया को हटा दिया है। अक्सर बिजनेस की बारीकियों का बहाना बनाया जाता है, लेकिन यह मामला कुछ और है। बहुत मेहनत से तैयार किए गए इस कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देना। मैं ये कार्यक्रम हवा में नहीं बनाता हूं कि दफ्तर पहुंचा, जो क्लब में बैठे हैं दो फालतू लोगों को बुलाया, अगल बगल में बिठाया, डिबेट किया, भेड़ों की तरह लड़ाया और घर चला गया। इस काम में कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से हम प्राइम टाइम के लिए मेहनत करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हजारों शब्द टाइप करते हैं, खुद करता हूं मैं। हम बहुत छोटी सी टीम के साथ बहुत लगन से काम करते हैं। अगर इतनी मेहनत से तैयार किए गए कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देने के लिए इतने जुगाड़ लगाए जाएंगे, यह अच्छा नहीं है। हम तो अपना काम करते रहेंगे। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। जिस वक्त गोदी मीडिया हिंदुस्तान के लाखों लोगों के लोकतांत्रिक सपनों की हत्या कर रहा है, हम उसके दस्तावेज हर दिन जुटाकर आपके सामने रख देते हैं। आज का कार्यक्रम नहीं पहुंचेगा, लेकिन इतिहास में कोई पलट कर देखेगा तो कहेगा कि देखने वाला यही कार्यक्रम था। इसलिए ऐसा मत होने दीजिए। आप हैथवे केबल को फोन कीजिए, उनको ट्विटर पर उनसे कहिए कि एनडीटीवी इंडिया लगाइए, हमें प्राइम टाइम देखना है। 4 महीने से भारत की जनता 100 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए मजबूर है। 90 रुपया लीटर कोई सस्ता नहीं होता। इस रेट के हिसाब से देखिए तो 2018 के सितंबर महीने में मुंबई में पेट्रोल 90 रुपया लीटर हो गया था। तब से आम जनता खुशी खुशी महंगा तेल भराने के लिए मजबूर है। हर बात में ऐतिहासिक ढूंढने वाली सरकार इस बात का प्रचार नहीं करती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद लौट नहीं रहे हैं। बिहार के बेगूसराय की कुछ दुकानों से हमारे सहयोगी संतोष ने सरसों तेल के ब्रांड के दाम की लिस्ट भेजी है। इंजन ब्रांड 1 लीटर 200 रुपए, धारा ब्रांड 1 लीटर 175 रुपए, हवाई घोड़ा 1 लीटर 190 रुपए, फॉर्च्यून कच्ची घानी 1 लीटर 180 रुपए, स्कूटर 1 लीटर 180 रुपए। 180 से 200 रुपए किलो सरसों तेल का भाव है, जो 1 साल पहले 80 से 90 रुपए किलो हुआ करता था। सरसों तेल क्यों महंगा हुआ? 2014-15 में खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन की घोषणा हुई थी। उसका क्या हुआ? उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा? इस वृद्धि का संबंध उत्पादन की कमी से है या जमाखोरी से? हम इन सवालों को आगे देखेंगे, लेकिन पहले यह देखेंगे कि यह महंगा तेल कौन खा रहा है, किसकी जेब में पैसा है जिस कारण इसकी मांग बढ़ी है और दाम बढ़ रहा है। जमाखोरी को समझने के लिए जरूरी है। पिछले साल लाखों लोग जब पलायन के लिए मजबूर हुए तो क्या आपको बताया गया कि किन किन परिस्थितियों और विकल्पों का अध्ययन करने के बाद तालाबंदी का फैसला किया गया, जबकि कोरोना उस रफ्तार से फैला भी नहीं था? आप यह जवाब नहीं जानते, लेकिन यह जानते हैं कि करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, कमाई आधी हो गई। सरकार इस बारे में कभी रिपोर्ट नहीं देती कि प्रथम तालाबंदी से कितने लोगों की नौकरी गई। 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई। पहली बार भारत की जीडीपी 0 से भी नीचे माइनस में चली गई। लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो गई। उसके बाद भी हालात मुश्किल से ही संभले। तब तक मार्च और अप्रैल 2021 आ गया। जो हुआ आपने देखा। एक बार फिर से लोगों की कमाई और क्रय शक्ति खत्म हो गई। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ता हूं। अगर यह तस्वीर आपके जहन में स्पष्ट है तो आप इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे कि भारत के लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है। कांग्रेस की सांसद छाया वर्मा, सपा की सांसद विशंबर प्रसाद निषाद और चौधरी सुखराम सिंह यादव ने तेल के दाम बढ़ने के कारणों को लेकर सवाल पूछा, तो मॉनसून सत्र में खाद्य और उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जवाब देती हैं कि खाद्य तेलों की कीमतें अन्य बातों के साथ साथ मांग और आपूर्ति में असंतुलन से भी बढ़ी हैं। आगे कहती हैं कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार के कारण खाद्य तेलों की मांग में वृद्धि हो रही है। खाद्य तेलों का प्रति व्यक्ति उपभोग 2018-19 में 19.5 किलोग्राम प्रति वर्ष से बढ़कर 2019-20 में
19.7 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गया है। क्या वाकई 2020-21 के साल में जीवन स्तर में इतना सुधार आया है? एक और बात, सवाल पूछा गया है कि 2020 और 21 में दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार डेटा दे रही है 2018 और 19 का। इस जवाब में सरकार ने कई कारण बताए हैं, लेकिन जमाखोरी पर चुप है। क्या वाकई जमाखोरी समाप्त हो चुकी है? क्या आप मानने के लिए तैयार हैं कि 2020-21 में लोगों का जीवन स्तर इतना सुधर गया है कि 180 रुपया किलो सरसों तेल खरीदकर खा रहे हैं? वो भी कई महीनों से मांग बढ़ती जा रही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं। जीवन स्तर सुधरा है तो फिर 80 करोड़ लोग कौन हैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज और झोला लेने के लिए लाइनों में लगे हैं? यह भारत की गरीबी का एकमात्र सरकारी आंकड़ा है जो सरकार खुद से नहीं बताती है। क्या ये 80 करोड़ लोग जो चावल और गेहूं नहीं खरीद पा रहे हैं, सरसों तेल खूब खरीद रहे हैं? इस साल क्या हुआ? इकोनॉमी का रिकवरी नहीं हुआ, सेकेंड वेव आया, लॉकडाउन हुआ, तो अपना जितना सेविंग था वो खर्च हो चुका है और दूसरे रेगुलर जॉब नहीं मिल रहा। अनएम्प्लॉयमेंट की डाटा हम सब पता होता है, जैसे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स ने भी बताया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। तो ये आपके पास पैसे नहीं होगा तो खर्च नहीं करेंगे, और पहला साल आपका थोड़ा सेविंग था, उसकी वजह से थोड़ा खर्च हो रहा था, और लोगों ने एग्रीकल्चर पे रीजॉइन किए थे क्योंकि गांव सब चले गए थे, उस पे रीजॉइन किए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर पे भी अभी भरोसा ज्यादा नहीं है। हम जैसे जानते हैं कि उससे इनकम नहीं होता है ज्यादा, और दूसरा होता है कि जो नॉन फार्म एग्री जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर में, वो भी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे तो जो होता है कि करीब 50% से ज्यादा रूरल एम्प्लॉयमेंट भी नॉन फार्म एक्टिविटीज से आता है, वो भी नहीं हो रहा है। इसकी वजह से लोगों का आमदनी काफी कम हो गया है, बल्कि अभी घाटे की सौदा भी चल रहा है, क्योंकि आपने सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं जितने सेविंग था, और अभी आपकी खर्च करने का नहीं है। तो उसकी वजह से हमारा प्राइवेट कंजप्शन या निजी उपभोग का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है।